हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम प्रबोधन काल के समय में हुए प्रमुख चिंतकों की बात करेंगे, जैसे रूसो, वोल्टेयर आदि के बारे में, और समाजवादी तथा मार्क्सवादी विचारधाराओं को भी डिटेल में देखेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रमुख चिंतकों में सबसे पहले बात करते हैं रूसो की। ये 1712 से 1778 तक रहे थे। इन्होंने स्वतंत्रता, प्रकृति, समानता, प्रजातंत्र और विज्ञान पर बल दिया था। इनकी कुछ विचारधाराएं इस प्रकार हैं। पहला है प्रकृति पर बल। ये प्रकृति की ओर लौटने की बात करते थे। कहते थे कि प्रकृति स्वतंत्र है, इसलिए मानव भी स्वतंत्र है। भौतिक विकास के क्रम में मानव पर सामाजिक धार्मिक दायित्वों के कारण नियंत्रण आरोपित किया जाता है और इन बंधनों से छूटने के लिए या स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। रूसो का यह विचार समाजवादी तत्व को दर्शाता है। रूसो अपने दूसरे विचार में असमानता पर चोट करते हैं। प्रकृति की ओर लौटते हुए असमानता को दूर करने की बात कहते हैं। रूसो के अनुसार मनुष्य में दो असमानताएं पाई जाती हैं। पहली है प्राकृतिक असमानता, जो मानव की जैविक संरचना में देखने मिलती है। दूसरी है सामाजिक असमानता, जो धर्म, नस्ल, लिंग और रंग में देखने मिलती है। रूसो इसी सामाजिक असमानता को दूर करने की बात करते हैं, जो विकास के क्रम के कारण एक आवरण बनाए हुए है। यहाँ रूसो समानता और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात कह रहे हैं। तीसरी अवधारणा है रूसो की राज्य की उत्पत्ति और सामान्य इच्छा का सिद्धांत। रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के बारे में कहा कि जब भी मनुष्य के पास संपत्ति होती है तो उस संपत्ति के प्रति मनुष्य में असुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। इसीलिए मानव अपने अधिकारों के बदले राज्य से सुरक्षा प्राप्त करता है, अर्थात राज्य का निर्माण एक संविदा के तहत होता है। दूसरा सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, उसमें मनुष्य अपने स्वार्थों को भुलाकर सामान्य हित के लिए राज्यों को अधिकार सौंपता है और वह प्रतिनिधि यदि सामान्य इच्छा के विरुद्ध कार्य करे तो लोग उसे हटा भी सकते हैं। इस विचारधारा में हमें यहाँ पर प्रजातंत्र के बीज देखने मिलते हैं। आगे जानते हैं कि विज्ञान के प्रति क्या दृष्टिकोण था रूसो का। तो रूसो कहते थे कि विज्ञान से असमानता, आलस्य और विलासिता को बढ़ावा मिलता है, इसलिए मनुष्य को नैतिक आचरण अपनाना चाहिए। मतलब विज्ञान के विकास के प्रति रूसो के कुछ नेगेटिव विचार थे। वो कहते थे कि विज्ञान और कला को बढ़ावा देने से, शिक्षा और तकनीकी को बढ़ावा देने से आधुनिकता और भौतिकता भी बढ़ती है, इसलिए मानव अपने आप में ही सीमित हो जाता है और उसमें सामंती समाज की बुराइयां आने लगती हैं। वो धन का संकेंद्रण करने लगता है, इससे मानव के अधिकार सीमित होते हैं। अब विज्ञान के प्रति जो भी रूसो ने कहा, इसके लिए उनकी आलोचना भी होती है, क्योंकि विज्ञान सिर्फ विनाश नहीं बल्कि वरदान भी है। क्योंकि जब विज्ञान का मूल्यों के साथ उपयोग किया जाता है तो यह मानव के हितों और जरूरतों की पूर्ति करता है, उत्पीड़न और शोषण से बचाव करता है, अंधविश्वास का खंडन करता है और सूचना क्रांति भी लाता है। इसलिए रूसो का यह चिंतन थोड़ा अतार्किक प्रतीत होता है। आगे रूसो के चिंतन के हमें क्या क्या प्रभाव देखने मिलते हैं उनकी बात करें। इनके चिंतन से मानव में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी अवधारणाओं को लोकप्रियता मिली। निरंकुश राजतंत्र और विशेषाधिकार युक्त सामाजिक संरचना पर चोट हुई और फ्रांस की क्रांति की मानसिक चेतना भी तैयार हुई। फ्रांस की क्रांति के विभिन्न नारे रूसो के विचार के ही बने हैं। नेपोलियन ने भी कहा है कि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति नहीं होती। रूसो अपने विचारों में समाजवादी समाज की स्थापना के आदर्श प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारी बातें थी रूसो के बारे में। अब अगले विचारक की बात करते हैं, जो है वोल्टेयर। ये फ्रांसीसी विचारक हैं। इन्होंने तर्क के माध्यम से मानव स्वतंत्रता पर बल दिया है। ये चर्च व्यवस्था, उसके कर्मकांड, धन अर्जन और निरंकुश राजतंत्र पर प्रहार करते हैं और धर्म को मानव उत्पीड़न का आधार बताते हैं। वोल्टेयर के अनुसार धर्म लोगों को बंधन में रखकर कुछ लोगों के स्वार्थ की पूर्ति करता है। वोल्टेयर का एक कथन था कि एक ही ईसाई बच्चा था जिसे सूली पर चढ़ा दिया गया। इस तरह वोल्टेयर ने वर्तमान चर्च व्यवस्था और पोप पादरी की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। वोल्टेयर ने आगे स्वतंत्रता पर बल देते हुए संवैधानिक राजतंत्र के समर्थन की बात कही है। वे कहते थे कि किसी भी विधि या कानून का निर्माण प्रजा के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए और कानून की भाषा भी सरल होनी चाहिए। साथ ही वे दंड के स्वरूप में परिवर्तन के पक्षधर थे। अपराध के अनुपात में ही दंड देने को समर्थन देते थे। वोल्टेयर ने अन्याय, क्रूरता, विशेषाधिकार और धार्मिक कर्मकांड और भ्रष्टाचार के विरुद्ध तार्किक तरीके से अपनी बातें रखी। इसी वजह से 18वीं सदी को वोल्टेयर युग के नाम से भी जाना जाता है। वोल्टेयर के युग की समीक्षा करते हुए कांट ने कहा था कि वह प्रबोधन के युग में रह रहा था, किंतु वह युग स्वयं प्रबुद्ध नहीं था। मतलब उस समय भी निरंकुश राजतंत्र, चर्च व्यवस्था, विशेषाधिकार वर्ग आदि की उपस्थिति थी। पादरी, सामंत और कुलीन वर्ग मौजूद थे जो मानव अधिकारों को सीमित करते थे।
तो ये सारे विचार थे वोल्टेयर के। अगले चिंतक हैं इमैनुएल कांट। ये जर्मनी से थे। इन्होंने राजनीतिक और बौद्धिक विचारों के विकास को बल दिया। मानव समाज, भौतिक भूगोल जैसे विषयों पर भी लेख लिखे थे। कांट ने नैतिक संकल्प की अवधारणा प्रस्तुत की थी और कहा था यदि प्रत्येक व्यक्ति नैतिक संकल्पों के आधार पर जीवन जीता है तो मानव की स्वतंत्रता बनी रहेगी। मतलब नैतिक संकल्प सार्वभौमिक होते हैं। अब मानव स्वतंत्रता के संबंध में कांट ने राज्य के अस्तित्व को स्वीकारा था, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि राज्य का प्रयास मानव स्वतंत्रता को बाधित करना नहीं होना चाहिए। राज्य का कार्य मानव को अन्य मानव से होने वाली समस्याओं से बचाना है। आगे ये भौतिकवाद का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मनुष्य की आत्मिक शक्ति अत्यधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। आगे शासन के बारे में वे कहते हैं कि शासन का स्वरूप चाहे जो भी हो, उसमें आम जनता की इच्छा शामिल होनी चाहिए। कांट अंतरराष्ट्रीय युद्धों का भी विरोध करते हैं। उनका मानना था कि राज्य पर आरोपित युद्धों से मानव स्वतंत्रता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसी के चलते उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में नियंत्रण लगाने की बात की और अंतरराष्ट्रीय संगठन की परिकल्पना की जो राज्य की निरंकुशता पर अंकुश लगा सके। ये सारे विचार थे इमैनुएल कांट के। आगे बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू के बारे में। ये इंग्लैंड के वातावरण से अत्यधिक प्रभावित थे और मानव अधिकारों का समर्थन करते थे। इन्होंने शासन की शक्ति के पृथक्करण पर बल दिया था। इनके अनुसार शासन के 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को पृथक होना चाहिए और समान रूप से शक्तिशाली भी होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू के ये सिद्धांत अमेरिकी संविधान में और फ्रांस की क्रांति को प्रेरित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये थे कुछ चिंतक प्रबोधन काल के। अब आगे जानते हैं कि प्रबोधनकालीन चिंतन का प्रभाव क्या पड़ा। प्रबोधनकालीन चिंतन ने मानव अधिकारों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर बल देकर लोगों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत किया। वस्तुतः निरंकुश राजतंत्र और रूढ़िवादी चर्च व्यवस्था के विरुद्ध लोग जागरूक हुए और जनता अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए एकजुट हुई और लोकप्रिय सरकारों के गठन को बढ़ावा मिला। लोकतांत्रिक सरकारों का विचार सामने आया। आगे अमेरिकी क्रांति पर भी प्रबोधन का प्रभाव पड़ा, जिसमें प्रबोधन के चिंतन से परिचित हो चुके जेम्स ओटिस और टॉमस पेन जैसे लेखकों ने औपनिवेशिक शासन का विरोध किया और अमेरिकी लोगों में स्वतंत्रता की भावना प्रेरित की। आगे अमेरिका की स्वतंत्रता के बाद संविधान की शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत को लागू किया गया, जो मॉन्टेस्क्यू के विचार थे। प्रबोधनकालीन मानवतावादी विचारों से प्रेरित होकर फ्रांस में भी क्रांति हुई थी। आगे आर्थिक क्षेत्र में प्रबोधन के चिंतन ने मुक्त व्यापार की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया और प्रबोधन के विचारकों ने कहा था कि प्रकृति की तरह मानव भी स्वतंत्र है। इसी आधार पर एडम स्मिथ ने कहा कि प्रकृति की तरह बाजार के नियम भी स्वतंत्र हैं, अतः आर्थिक गतिविधियों पर राज्य द्वारा नियंत्रण नहीं लगाया जाना चाहिए। प्रबोधन के चिंतन ने वैज्ञानिक क्षेत्रों में भी अनेक सिद्धांत और खोजों को प्रोत्साहन दिया और औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। बात करें सामाजिक क्षेत्र की, प्रबोधन के चलते यहाँ विशेषाधिकार वर्गों जैसे पादरी, सामंत, कुलीन के अधिकारों की समाप्ति हुई और योग्यताओं पर बल दिया जाने लगा और आधुनिक शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी मध्यम वर्ग को शक्ति प्राप्त हुई। फिर 18वीं सदी में प्रबोधन के चिंतन से प्रेरित होकर शासक उदार नीति अपनाने लगे, जो उदार स्वेच्छाचारी कहलाए। इनमें प्रमुख थे प्रशा के शासक फ्रेडरिक महान, ऑस्ट्रिया के मारिया थेरेसा और जोसेफ सेकेंड, रूस की शासिका कैथरीन महान। इन शासकों में प्रशा के शासक फ्रेडरिक ने अपने देश के विकास पर बल दिया और दलदली भूमि क्षेत्र से पानी निकालकर कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की। साथ ही नहरों का निर्माण भी कराया और औद्योगिक विकास के लिए उद्योगों को संरक्षण दिया। साथ ही धार्मिक दृष्टि से उदारता, सहिष्णुता रखते हुए लोगों के साथ मेलजोल पर बल दिया। ऑस्ट्रिया की मारिया थेरेसा ने भी उदारवादी नीति अपनाई और प्रजा की उन्नति पर बल दिया। यहीं के जोसेफ सेकेंड जैसे स्वेच्छाचारी शासक ने अपने राज्य के लिए एक समान कानून बनाया और कानून के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को प्रदान की। साथ ही सामंतों और धार्मिक लोगों के विशेषाधिकारों को भी सीमित किया। लेकिन अभी भी स्वेच्छाचारी शासक प्रबोधन के चिंतन से प्रेरित होकर प्रजा के हित में कार्य नहीं करने लगे थे, बल्कि उन्होंने कठोर नियंत्रण, विशेषाधिकार, सामंत, कुलीन, पादरी जैसे वर्गों को बनाए रखा था। इसी तरह रूस की शासिका कैथरीन में कुशल शासन की स्थापना तो की थी, किंतु जनसाधारण को कोई स्वतंत्रता प्रदान नहीं की थी। मतलब प्रबोधन के बाद भी निरंकुश शासक और स्वेच्छाचारी शासक अनिवार्य रूप से प्रबोधन के चिंतन से प्रेरित नहीं थे, इसलिए वे उदारवादी नीति नहीं अपना रहे थे। तो ये सारी बातें थी प्रबोधनकालीन चिंतन के बारे में।
अब बात करते हैं समाजवादी विचारों के बारे में। इस विचारधारा को पूरा डिटेल में जानते हैं तो बैकग्राउंड ऐसा है कि पुनर्जागरण और प्रबोधन का समय था। तब वैज्ञानिक विकास बहुत हुआ था, अन्वेषण भी बढ़ रहे थे। इसी के चलते यूरोप में औद्योगिक क्रांति होती है, जिसमें दो वर्ग जन्म लेते हैं। उद्योगपति वर्ग जो अपना लाभ कमा रहे थे, और दूसरा है श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग की स्थिति दयनीय थी। उद्योगपति वर्ग तो अपने आर्थिक और भौतिक शक्तियां बढ़ा रहा था, लेकिन यहाँ पर साथ ही उपनिवेशवादी शोषण भी बढ़ रहा था और श्रमिकों का शोषण भी हो रहा था। उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही थी। इसी के चलते समाजवादी विचारधारा जन्म लेती है। इस विचारधारा के अनुसार समाजवाद एक सामाजिक दर्शन है जो निजी संपत्ति के अधिकारों का विरोध करता है और उत्पादन के साधनों के वितरण पर बल देता है। समाजवादी विचारकों के अनुसार समाज संचालन ऐसा होना चाहिए जो जनसाधारण के हित में हो और मनुष्य को सुख एवं संतोष प्रदान करता हो। देखते हैं कि समाजवादी विचारधारा का विकास किस तरह से हुआ था। समाजवादी विचारधारा फ्रांस में जन्मी थी और ब्रिटेन में भी बुद्धिजीवियों ने समाजवाद के संदर्भ में विचार दिए थे। इसमें ब्रिटेन में जन्मे टॉमस पेन जैसे चिंतकों ने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की वकालत करते हुए भूमि के राजकीय स्वामित्व व श्रमिकों की सुरक्षा के मुद्दे को उठाया था। अब हम इस समाजवादी विचारधारा के विकास को दो तरह से देख सकते हैं। पहले हैं आरंभिक समाजवादी और दूसरे हैं वैज्ञानिक समाजवादी। तो सबसे पहले जानते हैं आरंभिक समाजवादी के बारे में, जो 18वीं सदी के समाजवादी हैं। ये काल्पनिक और आदर्शवादी समाजवाद भी कहलाता है। ये कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी हैं। इनका मानना था कि यदि धनी और निर्धन लोगों के बीच भेद मिट जाएगा तो समाज में शोषण और अन्याय नहीं होगा, एक समाजवादी राज्य का निर्माण होगा। लेकिन इन विचारकों ने ऐसी स्थिति आने की तार्किक व्याख्या नहीं की, बल्कि संपत्तिशाली वर्गों की इच्छा को ही आधार बनाया। इसीलिए इन्हें काल्पनिक समाजवादी कहा गया है। इसमें प्रमुख समाजवादी थे सेंट साइमन, चार्ल्स फ्यूरिये और रॉबर्ट ओवे। इनमें सबसे पहले देखते हैं सेंट साइमन के बारे में। ये फ्रांसीसी विचारक थे। इन्होंने समाज में पूंजीपति और श्रमिक वर्गों के मध्य समन्वय होना चाहिए। सेंट साइमन के अनुसार राज्य पर उद्योगपति और वैज्ञानिकों का नियंत्रण होना चाहिए, जिससे वे श्रमिकों के हित में कार्य करेंगे। इससे श्रमिक की दशा सुधरेगी और समाजवाद की स्थापना होगी। इन दोनों वर्गों को सामंतवाद के विरुद्ध में कार्य करना चाहिए। मतलब इनके विचार सामंतवाद विरोधी थे, लेकिन पूंजीवाद विरोधी नहीं थे। सेंट साइमन के अनुसार वैज्ञानिकों के सुनियोजित मार्गदर्शन से उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा और श्रमिकों के साथ समन्वय के माध्यम से निर्धनता भी कम होगी। अगले आरंभिक समाजवादी हैं चार्ल्स फ्यूरिये। इन्होंने आकर्षक श्रम का सिद्धांत दिया था। ये फ्रांस से थे और स्वयं एक व्यवसायी थे। चार्ल्स फ्यूरिये के अनुसार सभी को अपनी पसंद के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो गुलाब का शौकीन है वह गुलाब उगाएंगे और जो धूल मिट्टी पसंद करते हैं वह उसी में कार्य करेंगे। वे मानते थे इसके लिए किसी राजनीतिक संगठन की जरूरत नहीं होगी। सारा समाज सहज स्वाभाविक प्रेरणा से कार्य करेगा। सबको अपनी योग्यता के अनुसार पुरस्कार मिलेगा और मिलजुल कर रहने के कारण धनी निर्धन का भेद मिट जाएगा। इस तरह समाजवाद स्थापित होगा। अगले आरंभिक समाजवादी हैं लुई ब्लां, जो फ्रांस से हैं। ये राज्य समाजवाद की अवधारणा देते हैं। इन्होंने श्रमिकों के हित में आर्थिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता का विरोध किया है। इसी क्रम में राजकीय कारखाने के निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत की, जहां राज्य मजदूरों को काम का अधिकार देकर सभी को वेतन और सुविधाएं देता है, जिसके फलस्वरूप समाज से विषमता समाप्त होगी। और लुई ब्लां ने राजकीय कारखाने के निर्माण की बात कर राज्य समाजवाद की अवधारणा दी। लुई ब्लां ने कहा कि राज्य श्रमिकों को काम का अधिकार देगा और वेतन सुविधाएं देगा और श्रमिकों तथा गरीबों के प्रति हितैषी होगा, जिससे समाजवादी राज्य की स्थापना होगी। अगले आरंभिक समाजवादी हैं रॉबर्ट ओवे, जो ब्रिटेन के हैं। ये सहयोग और समन्वय की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने समाजवाद की स्थापना के लिए सहयोग और समन्वय पर बल दिया। इसी क्रम में मालिक मजदूर सहयोग के माध्यम से विषमता दूर करने की बात कही। इनके अनुसार संतुष्ट श्रमिक अच्छा श्रमिक होता है, इसलिए उद्योगपति श्रमिकों को बेहतर मजदूरी और सुविधाएं देकर उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में समन्वय के साथ कार्य करने से शोषण नहीं होगा और समाजवादी समाज की स्थापना होगी। ये सारे थे आदर्शवादी समाजवादी। अब इन आरंभिक समाजवादियों की सीमाएं कुछ इस तरह से थी कि ये एक समाजवादी समाज की स्थापना के लिए सहयोग और समन्वय पर बल देते थे। इसमें इन्होंने संपत्तिशाली अधिकार संपन्न वर्गों की इच्छा पर ही श्रमिकों के हितों को छोड़ दिया। उन्होंने किसी तार्किक वैज्ञानिक पद्धति को स्पष्ट नहीं किया था, इसलिए इन्हें काल्पनिक समाजवादी विचारक भी कहा जाता है। लेकिन अब आरंभिक समाजवादियों का कुछ योगदान भी रहा था, तो उनके बारे में जानते हैं। इन्होंने विषमता का अंत किया और समता मूलक समाज की बात कही थी। साथ ही शोषण शोषित संबंध की पहचान को बताया था।
और लोगों का ध्यान शोषित वर्ग की ओर एकत्रित किया था, जिससे इन्होंने मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद को आधार प्रदान किया। चलिए फिर अब आगे बात करते हैं वैज्ञानिक समाजवादी की या मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की अवधारणा के माध्यम से समाजवाद लाने की बात कही थी। अब हम मार्क्स की विचारधारा को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत और वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के अनुसार एक क्रम में जानेंगे। सबसे पहले आता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्स इसमें हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत से प्रेरित था। यहाँ पर हीगल ने अपने द्वंद्वात्मकता के सिद्धांत में कहा कि मानव समाज का विकास विचारों के उत्थान पतन की कहानी है। इसमें उन्होंने 3 चीजें बताई: थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। थीसिस का मतलब होता है वाद, मतलब यहाँ पर कोई भी विचार के उत्पन्न होने की बात की जा रही है। एंटीथीसिस का मतलब होता है प्रतिवाद, मतलब किसी उत्पन्न विचार या थीसिस के विरुद्ध में किसी एक और विचार का उत्पन्न होना। तो ऐसे ही वाद प्रतिवाद उत्पन्न होते हैं, थीसिस और एंटीथीसिस। और जब ये दोनों ही वाद और प्रतिवाद आपस में मिलते हैं तो उनसे जो विचारों का मंथन होता है उनमें संवाद की उत्पत्ति होती है, मतलब सिंथेसिस उत्पन्न होता है। मतलब थीसिस एंटीथीसिस के विचार मंथन से सिंथेसिस उत्पन्न होता है जो सत्य के निकट होता है। हीगल कहते हैं कि इसी परम सत्य प्राप्ति का यह चक्र हमेशा चलता रहता है, वाद प्रतिवाद और उससे उत्पन्न संवाद। हीगल की इस विचारधारा से प्रेरित होकर मार्क्स ने विचारों की जगह भौतिक स्थितियों को केंद्र में रखा और भौतिक स्थिति से निर्मित विचारों के टकराव से मानव का विकास होता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे ही मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत आता है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। यहाँ मार्क्स ने इतिहास का वर्णन उत्पादन के साधनों और संबंधों के आधार पर किया। मार्क्स ने बताया कि जो आदि समाज या आदिम समाज होता था उसमें सभी व्यक्ति श्रम करते थे और उत्पादन के साधनों में सभी का अधिकार होता था। वर्ग की अवधारणा मौजूद नहीं थी, ना ही कोई राज्य की अवधारणा थी और अभाव का जीवन जीते थे लोग। लेकिन उसके बाद आया दास समाज, जिसमें संपत्ति की अवधारणा सामने आई। लोगों में धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ी, जिसके कारण शोषक वर्ग धनी वर्ग बन गया और शोषित वर्ग निर्धन या दास वर्ग कहलाए। इसके बाद आता है सामंती समाज, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि हुई, कृषि भूमि पर नियंत्रण बढ़ने लगा और शोषक वर्गों में सामंत, कुलीन और भूस्वामी वर्ग आए और शोषित वर्गों में कृषक सामने आए। फिर उसके बाद आता है पूंजीवादी समाज, जिसमें टेक्नोलॉजी या तकनीकी में वृद्धि हुई, साथ ही उत्पादन में वृद्धि हुई, तो श्रमिक और पूंजीपति वर्ग सामने आए, जिसमें पूंजीपति वर्ग को शोषक कहा गया और श्रमिकों को शोषित वर्ग माना गया। इसी के चलते वर्ग संघर्ष और सर्वहारा क्रांति सामने आई। इसके बाद आता है समाजवादी समाज, जिसमें उत्पादन के साधनों का वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है, जिससे वर्ग विहीन समाज की अवधारणा सामने आती है। यहाँ धर्म का भी निषेध किया जाता है। अब इसी समाजवादी समाज में यदि राज्य विहीन समाज हो जाए तो उसे साम्यवाद कहा जाता है। यह है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। अब मार्क्स का अगला सिद्धांत आता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अतिरिक्त मूल्य से मतलब है कि इंडस्ट्रीज में जो भी उत्पादित वस्तु है उसका जितना भी प्राइस या मूल्य है उसमें से श्रमिकों की मजदूरी या वेजेस घटा दिया जाए तो जो मुनाफा बचता है उसे ही अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। यह रिकार्डो के सिद्धांत से प्रेरित सिद्धांत है। इसमें अतिरिक्त मूल्य पूंजीपति हड़प लेते थे। इसी के विरुद्ध में वर्ग संघर्ष की अवधारणा सामने आई। मार्क्स का अगला सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसमें जो भी शोषित वर्ग या वंचित वर्ग होता है वह अपनी चेतना से प्रेरित होकर शोषण के विरुद्ध खड़ा हो जाता है और हिंसक क्रांति के द्वारा विद्रोह करता है, तो इसे ही वर्ग संघर्ष की अवधारणा कहा जाता है। अब कार्ल मार्क्स के कुछ अन्य विचारों की बात करें तो उसने धर्म को अफीम के समान बताया। मार्क्स का कहना था कि धर्म अलौकिक सुख देता है, सहनशील और भाग्यवादी बनाता है, आशावान बनाता है, जिससे व्यक्ति खुद को धर्म पर डिपेंड कर लेता है और फिर वह व्यक्ति तर्क या विवेक का यूज नहीं करना चाहता। एक तरह से नशे में चला जाता व्यक्ति। इसलिए मार्क्स ने धर्म को अफीम के समान बताया। मार्क्स ने आगे राष्ट्रवाद के बारे में कहा कि यह मिथ्या चेतना या भ्रम मात्र है। राष्ट्रवाद जैसी कोई भी अवधारणा मौजूद नहीं होती। अब मार्क्सवाद के ये जो सिद्धांत हैं, इनकी जो विचारधारा है, उनका मूल्यांकन करते हैं। तो इनकी सीमाएं क्या क्या थीं वो जानते हैं। तो सबसे पहले तो मार्क्स ने हिंसक क्रांति पर बल दिया था। राज्य विहीन समाज की अवधारणा प्रस्तुत की थी जो प्रैक्टिकल नहीं है। राज्य को मात्र शोषक का उपकरण बताया था। सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करने की अवधारणा दी थी।
मार्क्स के चिंतन में सिर्फ संघर्ष दिखता है, सहयोग की कोई अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत नहीं की थी। साथ ही पूंजीवाद को केवल शोषण का उपकरण माना था। इन्होंने पूंजीवाद के पॉजिटिव नेचर को नहीं बताया। सीमाओं के बाद देखते हैं कि मार्क्स की अवधारणा के योगदान क्या क्या रहे। तो इन्होंने लौकिक जीवन पर बल देते हुए समाज के अध्ययन की तार्किक व्याख्या की थी। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत में इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में समस्याओं की जड़ और उसका समाधान समाज में ही तलाशने की बात कही। मार्क्स के सिद्धांतों से ही प्रेरित होकर इतिहास लेखन में शोषित पीड़ित मानव केंद्र में आ गया। श्रमिक कल्याणकारी संगठन आदि बनने लगे। देश में शोषण मुक्त समाज की स्थापना प्रारंभ हो गई और विभिन्न देशों में समाजवादी क्रांति प्रारंभ हो गई। जहां रूस में लेनिन ने तो वहीं चीन में माओ त्से तुंग ने समाजवादी क्रांति मार्क्स के विचारों से प्रेरित होकर चलाई। फिर आगे सरकारों को लोक कल्याणकारी कार्य में मार्क्स के विचारों से अत्यधिक प्रेरणा मिली। चलिए अब आगे मार्क्सवादी विचारधारा की प्रासंगिकता की बात करते हैं। क्या ये विचार प्रासंगिक थे? तो पहले तो इनकी प्रासंगिकता पर चिन्ह इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इन्होंने सर्वहारा की क्रांति की बात कही थी, जिसके फलस्वरूप समाजवादी सरकारें तो बनी लेकिन वे भी गिर गईं। फिर पूंजीवादी सरकारें दोबारा उठ खड़ी हुई। तो ये तथ्य तो कहते हैं कि समय के साथ इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई है। लेकिन हमें आज भी मार्क्सवादी विचारों की प्रासंगिकता इस रूप में दिखाई पड़ती है कि वैश्वीकरण में आर्थिक क्रियाएं बढ़ी थीं और भौतिकवाद भी बढ़ा था, इसलिए शोषण की संभावनाएं भी इनमें बढ़ जाती हैं। लेकिन मार्क्स की विचारधारा ने शोषण को बढ़ने से रोका। आगे इतिहास की व्याख्या से वर्तमान में हो रहे भौतिक परिवर्तन को समझने में मदद की। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना हुई जैसे WTO और UNO। फिर पूंजीवादी देश भी श्रमिकों के लिए मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए बाध्य हुए और मार्क्स के विचारों के द्वारा ही उपनिवेशवादी शोषण को पहचानने में लोग अब सक्षम होने लगे थे। तो ये सारी कहानी थी समाजवादी विचारधारा और मार्क्सवादी विचारधारा की। तो आज का लेक्चर बस इतना ही। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब भी करना है। अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।